चलिए आज हम चलते हैं काव्य चैप्टर 3 है अयोध्या उपाध्याय हरिऔध का। द्विवेदी युग के कवि हैं। पवन दूतिका इनका चैप्टर है। पवन दूतिका में जैसे प्रेम माधुरी में वर्णन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया है, वैसे ही पवन दूतिका में हरिऔध जी ने किया है। ठीक, चलिए चलते हैं हम। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। ठीक, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण जी राधा को छोड़ करके चले जाते हैं। उसी समय राधा बहुत दुखी मन से बैठी रहती हैं अकेली और सोचती रहती हैं कि मैं अपना संदेशा किससे भिजवाऊं। इसी समय हवा का प्रवेश होता है और उसी समय का वर्णन अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका में किया है। पवन जैसा कि हवा है, पवन का अर्थ हवा है और दूतिका, पवन को दूती के रूप में, दूती का अर्थ है संदेशा ले जाने वाले को दूती या दूतिका कहते हैं, दूत या दूती। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वह, खिन्ना अर्थात होता है दुखी मन, दुख, दिवस दिन, गेह घर, गृह सदन। बैठी खिन्ना, राधिका जी बैठी हुई थी दुखी मन से। राधिका जी एक दिवस, एक दिन, राधिका जी एक दिन दुखी मन से बैठी हुई थी अपने घर में अकेली। अपने घर में अकेली राधिका जी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, जब कोई दुखी मन से रहता है तो वो ज्यादातर नीचे ही सर करके बैठा रहता है। और एक तो राधिका जी रो रही थी अपने आंसू छिपाने के लिए और ही सर नीचे किए हुए थी, सर नीचे करके बैठी हुई थी। तो उनके दृग युगल, दृग की पर्यायवाची क्या है? दृग, लोचन, चक्षु, अच्छी, ये लोचन की पर्यायवाची है। तो युगल का अर्थ है जोड़ा, नैनों का जोड़ा या नेत्रों का जोड़ा। धरा पृथ्वी, वसुंधरा मही धरती की पर्यायवाची है। पर्यायवाची को भी देखते रहिए, एक बार सुने रहेंगे क्योंकि 4 नंबर की पर्यायवाची आती है। ठीक, एक बार सुने रहेंगे, दोबारा याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और आंसू उनके नेत्रों में, दोनों नेत्रों में आकर के, और जब ऐसे सर नीचे करके बैठी हुई थी उनके आंसू धरती पर ही गिर रहे थे। तो हरिऔध जी कहते हैं कि धरती को उनके आंसू जो हैं वो भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और आई धीरे से पुष्पों की गंध को, सुंदर गंध को लिए हुए धीरे से प्रवेश करती है। सदन का अर्थ है घर। यहाँ देखो घर की 2 पर्याय, एक सदन यहाँ दिया, एक गेह, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक, धीरे से घर में पुष्प की गंधों को लेकर के प्रवेश करती है। कौन? प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुपवन, सुबह वाली सुंदर पवन। सु का अर्थ है, सु उपसर्ग लगा है, सु का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर पवन इसी काल, इसी समय वातायनों से, वात धन अयन, वातायन की वातायन का संधि विच्छेद क्या होगा? वात धन अयन। वात का अर्थ होता है हवा या बयार, अयन का अर्थ होता है घर। ठीक, वातायनों से, वातायनों जो घर में खिड़की लगी होती है उसको क्या कहते हैं? वातायन। वात धन अयन, हवा आने का रास्ता, उसी को हम क्या कहते हैं? वातायन। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः सुबह वाली सुंदर पवन उसी समय खिड़की से अंदर प्रवेश करती है। अब इसका पूरा अर्थ एक बार देख लीजिए कि बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में उनके आंसू आकर के दोनों नेत्रों में धरती को
भिगो रहे थे, गिर रहे थे नेत्रों से धरती पर, और वो धरती को ऐसा लग रहा था भिगो दे रहे हैं। आए धीरे से, उसी समय धीरे से पुष्पों की सुंदर सुंदर गंध को लेकर के पवन, सुबह वाली पवन सुंदर पुष्पों की गंध को लेते हुए खिड़की से उनके घर में प्रवेश करती है, जहाँ पर राधा जी बैठी हुई थी। अब हम काव्य सौंदर्य तब देखेंगे जब इसको हम भी पढ़ा लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। दूसरे पैराग्राफ में हरियोत जी क्या कहते हैं? हरियोत जी एक राधिका के माध्यम से कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता, संताप मतलब होता है दुख, दुख को विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, बढ़ता, बहुत अधिक बढ़ता हुआ। संतापों दुखों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ राधा जी बैठी हुई थी। जब कोई खिन्न मन से, दुखी रहता है तो उसका मन करता है कि हम अकेले में किसी एकांत जगह में बैठे, और उस समय एकांत जगह में राधिका जी अकेले तो बैठी हुई थी, लेकिन उसी समय पवन आ गई, हवा आ गई उसी समय। तो इनको लगा कि मुझे कोई छेड़ रहा है, मुझे कोई अकेला एकांत नहीं रहने दे रहा है, इसलिए उनके दुख जो थे वो और तेजी से बढ़ रहे थे। ठीक, तो उसी के कारण इनके दुख बढ़ रहे थे। संतापों को, दुख को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख के ये राधा जी और दुखी होती हैं, दुखिताई हो, राधा जी और दुखी होती हैं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, धीरे से बोली, किससे बोली? पवन से बोली। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि पवन से कोई बात नहीं कर सकता है, दिखाई तो देता नहीं हवा, झकझोर के चला जाता है तो लगता है कि हाँ हवा चल रही है, दिखता तो है नहीं, लेकिन इससे वो बात कर रही हैं तो इसका मतलब मानवीकरण अलंकार है। धीरे बोली सदुख, दुखी मन से धीरे से बोली श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका जी धीरे से हवा से बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी पवन सुबह सुबह मुझे तुम इतना क्यों सता रही हो, इतना क्यों दुख दे रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारा भी समय खराब चल रहा है मेरी तरह, जैसे मेरा समय खराब चल रहा है, मुझे कृष्ण जी छोड़कर चले गए हैं, मैं दुखी हूँ, क्या उसी तरह से तुम्हारा भी समय खराब चल रहा है? क्या काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता से तुम भी कलुषित हो गई हो, दुखी हो गई हो, जो तुम मुझे अकेले नहीं रहने देना चाहती हो, दुखी कर रही हो मुझे, जबकि मुझे पहले से ही दुख है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। अच्छा, एक बार हम इसको पूरा अर्थ एक बार में बता देते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देखते दुखिता हो, जब पवन प्रवेश करती हैं उनके घर में, राधिका जी के घर में, तो उनके दुख और तेजी से बढ़ने लगते हैं। राधा जी अपने दुखों को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ते हुए देखती हैं तो कहती हैं, पवन से धीरे से कहती हैं दुखी मन से कि हे पवन, तू मुझे सुबह सुबह इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की क्रूरता से कलुषित हो गई है? क्या तुम्हारा भी समय खराब चल रहा मेरी तरह, तो मुझे दुखी करने आ गई तू? ठीक, यही इतना इसका अर्थ है, व्याख्या है। अब ये जब आएंगे, ये तो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं। ठीक, प्रेम माधुरी यमुना छविका और ये पवन दूतिका का, इनमें से एक जरूर आता है पेपर में। इसकी व्याख्या आता है, जैसे ये है, अंडरलाइन कर दिया जाएगा दोनों। पहला क्वेश्चन रहेगा, रेखांकित किए गए पद्यांश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, संदर्भ लिखिए। संदर्भ में पवन दूतिका आपको लिखना है और हरियोत जी को लिखना है कि हरियोत जी ने लिखा है और देशोपाध्याय हरियोत द्विवेदी योग्य कवि है। और तीसरा इसमें से पूछ सकता है कि वातायन का अर्थ क्या है। ठीक, और चौथा पूछ सकता है कि कौन राधिका जी को दुखी कर रही थी? पवन कर रही थी। राधिका जी किससे बातें कर रही थी? पवन से बातें कर रही थी, हवा से बातें कर रही थी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं, दोनों के काव्य सौंदर्य को
देख लेते हैं। और इन पांचों में से जो कोई क्वेश्चन होता है वो काव्य सौंदर्य होता है। ठीक, काव्य सौंदर्य जरूर आता है। और अगर काव्य सौंदर्य आए या ना आए, जो अंडरलाइन रेखांकित वाले रहते हैं कि परेखांकित पद्यांश की व्याख्या लिखिए, उनमें जो है व्याख्या करने के बाद काव्य सौंदर्य जरूर लिख दिया करो। ठीक, चलिए हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य पहला क्या है, इसमें जो है भाषा क्या रहेगी, द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग में हरिओं जी ने खड़ी बोली लिखा है, खड़ी बोली में इसको लिखा है। द्विवेदी युग से खड़ी बोली क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय से ही, भारतेंद्र युग से ही खड़ी बोली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस समय ब्रजभाषा का ज़्यादा प्रचलन था। लेकिन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, तो उस समय जो है वो खड़ी बोली का चलन कर देते हैं। तो इनकी भाषा क्या है, द्विवेदी युग के कवि हैं, इसलिए इनकी भाषा खड़ी बोली रहेगी। ठीक, खड़ी बोली है ये। खड़ी बोली है। रस श्रृंगार है। रस क्या है, रस श्रृंगार है। शब्द शक्ति अभिधा है, अर्थ आसानी से समझ में आ जा रहा है। शब्द शक्ति अभिधा, ठीक, शब्द शक्ति अभिधा, भाषा खड़ी बोली, और रस श्रृंगार है, और गुण माधुर्य है। पदों को पढ़ने के बाद मधुरता आ रही है, माधुर्य है, गुण, कर्कशपन तो नहीं है इसमें। और क्या है, छंद। अलंकार इसमें मानवीकरण है। अलंकार क्या है, मानवीकरण है। मानवीकरण। और छंद है मंदाक्रांता। मभन ततगौ मंदा। 17 वर्ण होते हैं इसमें, 17 वर्ण होते हैं। हम इसको पहले गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहे हैं। एक बार देखते फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये सदगंध जो है, ये देखिए द आधा है, ना भी इसमें आधा है, तो आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है वर्णों में। ठीक है, इसलिए ये द को हमने एक गिन लिया था, इसलिए ये 18 हो रहे थे, नहीं तो 17 ही वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 वर्ण है ना। मभन ततगौ मंदा इसका सूत्र है। हम छंद को पढ़ाएंगे तो सूत्र सहित पढ़ाएंगे। कुछ नहीं याद करना होगा, परिभाषा और वैसा कुछ नहीं याद करनी होगी, बस एक लाइन याद करना होगा, आधे लाइन। मभन ततगौ मंदा। अब इसमें क्या है, एक मगड़ है, एक बगड़ है, एक नगड़ है, 2 तगड़ है, 2 गुरु है। ठीक, मगड़ 3 वर्ण है ना, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 1 2 3 4 5 पांते ही 15 हो गया, और 2 गुरु हैं, 15 2 17। 17 वर्ण हैं इसमें। ठीक, देखिए 2 गुरु का मतलब लास्ट में, ये देखिए ये 2 मात्रा, यहाँ देखिए ये भी 2 मात्रा, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ देखिए यहाँ 2 मात्रा। लास्ट में मंदाक्रांता छंद में लास्ट में डबल डबल मात्राएं आएंगी, मतलब गुरु मात्रा होगी, लघु नहीं होगा। लघु मात्रा का संकेतक चिन्ह जो है खड़ी पाई होता है, और दीर्घ वाले मात्रा का 2 मात्रा जिस पे लगी रहती है उस पे यस की तरह बना होता है। ठीक, हम छंद पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। अभी तो ये काव्य सौंदर्य है, सुनते रहिए आप लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।